हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं इतिहास अध्याय नंबर 2। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2। तो इसमें अध्याय नंबर 2 में यूरोप में समाजवाद के बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे और कल हम बात करेंगे रूसी क्रांति पर। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस पर 3 या 4 वीडियो डालेंगे अध्याय नंबर 2 पर। तो इसलिए इस वाली वीडियो में हम सिर्फ यूरोप में समाजवाद पे बात करेंगे। यूरोप में समाजवाद कैसे आता है, क्या वहाँ की स्थिति थी, क्या वहाँ की लोगों के क्या हालात थी वहाँ पे। ठीक है, तो हम सब तरह की बातें यूरोप से के समाजवाद से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं यूरोप में समाजवाद कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए यूरोप में समाजवाद। तो दोस्तों, समाजवाद को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि समाजवाद क्या है। यूरोप में समाजवाद की बात हम कर रहे हैं तो यूरोप में समाजवाद को ही समझ लेते हैं। समाजवाद मतलब सामाजिक परिवर्तनों का युग या सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समाजवाद का नाम दिया गया। तो आगे चलकर फिर इसका अर्थ बदल जाता है धीरे धीरे। तो हम सब बताएंगे समाजवाद की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो समाजवाद की जो कहानी हुई थी वो किससे हुई थी, सामाजिक परिवर्तनों के युग से हुई थी, सामाजिक परिवर्तनों के प्रक्रिया की वजह से हुई थी। ठीक है, तो अब क्या है, देखो समाजवाद को समझने के लिए थोड़ी हम पीछे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था समानता और स्वतंत्रता, फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में स्वतंत्रता और समानता पे क्या हुआ था कि वहाँ पे भाई समानता और स्वतंत्रता को रोजाना की ज़िंदगी में लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जैसे कि भाई रोटियों में समानता के लिए रोटियों में समानता को उतारने की बात की गई, सामान को जो वहाँ की रोजाना की ज़िंदगी थी उसमें लाने की कोशिश की गई। सब बताया हूँ मैं आपको, उसमें आपको पता भी है। और स्वतंत्रता को भी ऐसे ही पहनावा में ला दिया गया था। जो लाल रंग की टोपी पहनते थे वो स्वतंत्रता के प्रतीक बताई जाती थी। तो इस तरीके से वहाँ पर इनको लाया जा रहा था रोजाना की ज़िंदगी में। तो इससे क्या हुआ भाई, इन चीज़ों को जब वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में आने लगी तो ये कि जो सामाजिक संरचना के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगे। ठीक है, जो सामाजिक संरचना थी उसके क्षेत्र में परिवर्तन आने लगे। सीधी बात है, वो आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई वहाँ के जो सामाजिक क्षेत्र था उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगे, बदलाव आने लगे। ठीक है, तो अब उनमें से कुछ बदलाव ऐसे थे जिनको आगे तक ले जाया गया और उन पर विचार विमर्श किया गया, उनके लिए आंदोलन की गई, क्रांति की गई और भी बहुत सारे कार्य उनको लिए की गई। जैसे कि समानता और स्वतंत्रता के विचार पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, विचार विमर्श हुए और उनको आगे तक भी उन पर विचार विमर्श होते रहे। ठीक है, तो अब क्या है कि फ्रांसीसी समाज श्रेणी और एस्टेट्सों में बटा हुआ था, ये आप सभी जानते हो। सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत अधिकारों के अनुभव पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, विचार विमर्श किया गया था, चर्चाएं की जा रही थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि भारत का योगदान भी हमको देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में, जब विचारें उभरने लगे, विचार विमर्श होने लगे। ठीक है, तो क्या था, चर्चाओं में योगदान दिया था, भारत का भी योगदान रहा था। राजा राम मोहन राय और डेरिजियो ने क्या किया था, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हमको भारत का भी योगदान मिलता है उस टाइम की चर्चा में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय थे और डेरिजियो था, तो इसने क्या किया था, वहाँ की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका महत्व को उल्लेख किया। ठीक है, तो अब क्या था कि सामाजिक परिवर्तन, देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है समाजवाद की। क्या है कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, तो इन सामाजिक परिवर्तनों से कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे। ये असहमत है, यहाँ पे गलती से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग असहमत थे, कुछ सहमत थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोगों की राय थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। कुछ लोगों का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से होने चाहिए, तो उसके विपक्ष में कुछों का मानना था कि बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए। तो इस तरीके की विचार मतलब लोगों की वहाँ पे अवधारणा थी, अलग अलग राय थी। तो इससे क्या हुआ, यूरोप में इस तरह के सामाजिक परिवर्तनों के प्रति लोगों की राय ने क्या किया, यूरोप को वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वो वर्गों में हो गया, जैसे कि उदारवादी वर्ग वहाँ पे उभरने लगा, रेडिकलवादी रूढ़िवादी वर्ग वहाँ पे उभरने लगा। तो अब हम इन तीनों वर्गों को पढ़ेंगे। भाई उदारवादियों का क्या मानना था, समाजवाद के प्रति उदारवादियों का क्या मानना था, रेडिकलवाद का क्या मानना था, रूढ़िवादियों का क्या मानना था। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं उदारवादियों का क्या मानना था, मतलब वहाँ पर अब ये बढ़ चुका है। देखो, उदारवादी वहाँ पे एक समूह उभरता है। तो उदारवादियों का मानना था कि सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन, यानी सामाजिक परिवर्तन होते रहने चाहिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तनों का उन्होंने समर्थन किया था। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिलनी चाहिए। तो ये जो सभी धर्मों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको देखो धर्मों का महत्व
के बारे में वो बात कर रहे हैं, यानी धर्मों, सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सभी को जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि धर्म के महत्व, किसी एक विशेष धर्म को महत्व दिया जाता था यूरोप में, ठीक है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो किसी एक विशेष धर्म को महत्व दिया जाता था। तो जैसे कि ब्रिटेन सरकार क्या करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ब्रिटेन सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के कैथोलिक चर्च का क्या कर रहे थे, समर्थक थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे किसी एक विशेष धर्म को महत्व दिया जा रहा था। तो इसीलिए उदारवादियों का क्या मानना था कि सभी धर्मों को बराबर लेकर चलना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए सभी धर्मों का। तो इस तरह की वो समर्थक थे इन चीज़ों के। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो शासक वंश पे आधारित, जो लोग शासक बने हैं, मतलब वंश पे आधारित जो शासक होते थे, उन शासकों की जो सत्ता होती थी, यदि उस सत्ता पर वो वंश आधारित शासक होते हुए भी सत्ता पर नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, अनियंत्रित है, तो अनियंत्रित के वो विरोधी थे, ठीक है, इस प्रक्रिया के वो विरोधी थे। तो इस तरह के उनके विचार रहे थे यहाँ पे। अब उन्होंने देखो एक और विचारधारा थी, क्या और भी उनके कुछ व्यूज़ थे। क्या थे कि व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा की बात वो करते थे, पक्ष में थे, इसके समर्थक थे कि व्यक्ति मात्र के अधिकार होने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की वो समर्थक थे। समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार के समर्थक थे। किस पे? समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार के वो समर्थक थे। तो अब समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार कैसी होती है, इसको समझ लो। ऐसी निर्वाचित सरकार जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, शासकों और अफसरों के प्रभाव से क्या हो, मुक्त हो। एक ऐसी सरकार जो शासकों और अफसरों से के जो प्रभाव होता है उस प्रभाव से मुक्त हो, फ्री हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन चलाए। क्या कह रहा है कि ऐसी निर्वाचित सरकार जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से तो मुक्त हो और एक ऐसी शिक्षित न्यायपालिका होनी चाहिए, उसके द्वारा कानून क्या करना चाहिए, कानून स्थापित किए जाने चाहिए, उन कानूनों के अनुसार क्या करना चाहिए, शासन को चलाना चाहिए। इस तरह की सरकार का इसने समर्थन किया था उदारवादियों ने। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, यानी विरोधी थे इसके। उनका मानना था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी अधिकारी को होना चाहिए। किसको? संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए, संपत्तिधारियों के पास ही वोट का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह की इनकी अवधारणाएं थी। अब इसके बाद आप उदारवादियों के बारे में जान चुके हो, मतलब क्या उनके व्यूज़ थे, क्या वो लोग समाज के बारे में क्या चाहते थे, कैसा समाज वो चाहते थे। तो अब रेडिकलवादी जो लोग थे वो कैसा समाज चाहते थे। देखो, ये एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें ऐसी सरकार हो जो क्या है कि जो वहाँ की आबादी है, वहाँ की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। क्या कह रहा है कि ये जो रेडिकलवादी थे ये एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। किसके? देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, इस तरह की ये सरकार चाहते थे, ठीक है, रेडिकलवादी। और ये महिला अधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, ठीक है, महिला अधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। रेडिकलवादी लोग कौन, किसके समर्थक थे भाई? ऐसी सरकार के समर्थक थे जो देश की आबादी के समर्थन से बनी हुई हो। और महिला अधिकार आंदोलन के समर्थक थे ये। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें। और क्या है कि निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। अब देखो यहाँ पे ये बात नोट कर लो कि जो ये थे, ये रेडिकलवादी, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी तो नहीं थे, बट क्या था, कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मान ले यदि कुछ लोगों के पास संपत्ति है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, निजी संपत्ति उसने एकत्रित कर रखी है, तो उस तरह की संपत्ति का ये क्या करते थे, विरोध करते थे, ना कि निजी संपत्ति का विरोध करते थे, ठीक है। तो समझ लो, यदि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति थी उसका विरोध ये कर रहे थे, ना कि निजी संपत्ति का। तो तत्काल परिवर्तनों के समर्थक थे। क्या थे? तत्काल, यानी जो समाज में परिवर्तन आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए, जल्दी आने चाहिए, बहुत तेज़ी से आने चाहिए। तो इस तत्काल परिवर्तनों के समर्थक थे रेडिकलवादी। रूढ़िवादी लोग कौन थे? देखो, रूढ़िवादी लोग उदारवादी और रेडिकलवादी दोनों के खिलाफ थे। रूढ़िवादी लोग उदारवादी और रेडिकलवादी दोनों के खिलाफ थे। परिवर्तनों के विचार के विरोधी थे। क्या थे? परिवर्तन के विचार होना, परिवर्तनों की बात करना। तो ये परिवर्तन नहीं चाहते थे समाज में, ठीक है। तो ये परिवर्तनों का विरोधी थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये क्या? अतीत का सम्मान के समर्थक थे, अतीत के सम्मान के समर्थक थे।
अतीत को सम्मान देना चाहते थे। इनका मानना था कि अतीत को नष्ट नहीं करना चाहिए, अतीत को बनाए रखना चाहिए, उसकी जो भी परंपराएं रही है उनका हमें पालन करना चाहिए, इस तरह की इनकी सोच थी, ठीक है, रूढ़िवादियों की। तो इनका जो कहने का मतलब ये था कि ये लोग परिवर्तनों को अस्वीकार करते थे कि समाज में परिवर्तन नहीं आने चाहिए। फिर समय बीतता गया तो 19वीं सदी में आते आते इनको इस चीज़ का एहसास होने लगा कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं, जरूरी हैं, होने चाहिए। तो इन्होंने फिर भी धीमी गति से फिर क्या किया, 19वीं शताब्दी के बाद ये परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमी गति से स्वीकार कर लेते हैं, ना कि तेजी गति से। इनका मानना है कि परिवर्तन होने चाहिए, बट बहुत ही ज़रूरती परिवर्तन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, धीमी गति से होने चाहिए, और जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो अतीत की परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को हमें मानना चाहिए, इस तरह की इनकी सोच थी। तो इनसे क्या हुआ, ये जो तीनों वर्ग उभरे, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकलवादी, इनसे क्या हुआ, राजनीति में उथल पुथल होने लगी, विचार विमर्श होने लगे, बहसें होने लगी, चर्चाएं होने लगी जगह। तो इससे क्या हुआ, राजनीति में उथल पुथल होने लगी, समाज में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनों पर चर्चाएं होने लगी, समाज में परिवर्तन होने भी लगे, ठीक है, चर्चाएं भी हो रही थी और समाज में परिवर्तन होने भी लगे थे। अब देखो, अब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन पर बात यदि हम करें तो औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन का क्या संबंध था, क्या उनकी स्थिति थी। देखो, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का युग था भाई। उस टाइम क्या था, यूरोप में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का युग तो चल ही रहा था, ये आप जान रहे हो, पहले से ही हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक परिवर्तनों की वहाँ पे चर्चाएं हो रही थी, बातें छिड़ रही थी, ठीक है, तो बहसें हो रही थी, सामाजिक परिवर्तनों पर लोगों का अलग अलग व्यूज़ थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का युग था यूरोप में उस टाइम। तो अब आर्थिक की वजह से वहाँ एक और वहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे यूरोप में। उस टाइम क्या हो रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे सामाजिक परिवर्तनों की युग के टाइम में, ठीक है, आर्थिक युग के टाइम में, सामाजिक परिवर्तनों के युग के टाइम में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे, ठीक है, औद्योगिकरण का युग था यूरोप में उस टाइम, औद्योगिकरण का युग था। औद्योगिकरण का युग होने की वजह से वहाँ पे लोग आ रहे थे, नए नए शहर बढ़ रहे थे, शहर फैलते जा रहे थे, उनका शहरों का निर्माण होता जा रहा था, वहाँ पे जनसंख्या आकर रहने लगी। तो देखो, महिला, पुरुषों और बच्चों सभी को कारखानों में लगा दिया गया। औद्योगिकरण वहाँ पे आने लगा, तो औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी क्या कारखाने में आकर लग गए और मजदूरी करने लगे। अब वहाँ पे क्या होता था, मजदूरी तो कम थी लेकिन घंटा ज़्यादा था, ज़्यादा घंटे तक लोगों को काम करना पड़ता था, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, और मजदूरी भी वहाँ पे क्या थी, बहुत कम थी। यूरोप में औद्योगिकरण की स्थिति ये थी। तो बेरोजगारी की समस्या वहाँ पे आम हो गई, ठीक है, क्या हो गई, बेरोजगारी की समस्या आम हो गई। वहाँ पे नगर आते गए, शहर बसते गए, ठीक है, तो शहर फैलते गए, जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या, बेरोजगारी वहाँ की आम समस्या बन गई और शहर तेज़ी से फैलते बसते जा रहे थे। तो इसी की वजह से ये बेरोजगारी की समस्या फैली थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब समस्या आती है तो रूढ़िवादी और रेडिकलवादी लोग जो थे, रूढ़िवादी नहीं, उदारवादी और रेडिकलवादी लोग जो थे, ये क्या कर रहे थे, उन समस्याओं का समाधान करने लग गए। जैसे कि भाई वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, एक तो बेरोजगारी की समस्या वहाँ पे आ गई थी, ठीक है। एक वहाँ पे लोग आकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आकर रहने लगे, ठीक है, वहाँ पे बसने लगे। तो और उनकी जो जनसंख्या वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या है, सफाई वफाई के कार्य अच्छे से नहीं किए गए, तो वहाँ पे इस तरीके की समस्याएं आने लगी, ठीक है। तो इन समस्याओं का समाधान करने की खोजने में लगे हुए थे कौन, उदारवादी, रेडिकलवादी, इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालने में लगे हुए थे। तो अब इन्होंने जब इस तरह की समस्याओं की जब ये खोज करने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत प्रयासों में इनका विश्वास था, व्यक्तिगत प्रयासों में ये मानते थे, श्रम में ये विश्वास रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के पास जितनी भी संपत्ति है वो अपनी संपत्ति के बल पर क्या कर सकता है, अपनी तरक्की कर सकता है। और इस तरह की इन लोगों का व्यूज़ था, इन लोगों का मानना रहा है कि श्रम में विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत के थ्रू क्या कर सकता है, बढ़िया से अपना आर्थिक विकास कर सकता है, अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है। तो इस तरीके की इन्होंने स्वतंत्रता की बात की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की उदारवादियों ने वहाँ पे इनका समाधान निकालने के लिए। अब 1815 में क्या होता है, 1815 में यूरोप में सरकार की स्थिति को देखकर छुटकारा पाने के लिए उदारवादी, रेडिकलवादी और राष्ट्रीयवादी क्रांति और आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए थे। क्या हो गए थे भाई, यूरोप की सरकार की स्थिति को देखकर, जो वहाँ की यूरोप की सरकार थी उसकी स्थिति को देखकर क्या हो गए, और उस सरकार से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, उदारवादी थे, रूढ़िवादी थे और राष्ट्रीयवादी थे और
इन सभी ने क्या किया, आंदोलन और क्रांति का करने का प्रयास किया। ठीक है, यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में समाजवाद धीरे धीरे, वहाँ पे देखो वहाँ से औद्योगिकरण के रूप में आया पहले, उससे भी पहले वो किस रूप में आ रहा है, अधिकारों के रूप में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ यूरोप में धीरे धीरे समाजवाद आ रहा था। यूरोप में समाजवाद का आना देखते हैं, निजी संपत्ति के विरोधी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया था, निजी संपत्ति का विरोध किया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो साझा सामाजिक हितों पर ध्यान दिया गया। वहाँ पे क्या कहा गया कि निजी संपत्ति का विरोध करने के बाद क्या गया कि निजी संपत्ति का विरोध कर रहे हैं तो समाजवादी के समर्थक हैं पक्का आप। अगर समाजवादी के समर्थक है तो सामाजिक हितों पर ध्यान दिया जाने की वहाँ पे बात की गई, सामूहिक संपत्ति की बात की गई, कोऑपरेटिव संपत्ति की बात वहाँ पे लोग कर रहे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लैंड का उद्योगपति था। रॉबर्ट ओवेन क्या था, इंग्लैंड का एक उद्योगपति था। तो इंडियाना में नया समन्वय के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना करने की कोशिश इसने की थी, रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था कि इंडियाना में नया समन्वय के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना करने की भी कोशिश इसने की थी। ठीक है, ये एक उद्योगपति था इंग्लैंड का। ठीक है, तो एक और था। अब देखो क्या होता है, अब जब इसने रॉबर्ट ओवेन की वजह से लोगों को एक सीख मिलती है, वो उनको क्या मिलती है कि व्यक्तिगत पहलकदमी से ही बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, यानी बड़े बड़े समूह नहीं बनाए जा सकते व्यक्तिगत पहलकदमी से ही, इसमें सरकार को भी पहल करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे उनको यहाँ ये सीख मिलती है, तो सरकार का भी सहयोग की मांग करने लगे थे। एक लुई ब्लांक फ्रांस का था ये। ठीक है, लुई ब्लांक ये क्या करता था, ये पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देने के समर्थन में था। ठीक है, तो ये लुई ब्लांक था। तो कार्ल मार्क्स, अब देखो कार्ल मार्क्स क्या कहता है समाज के बारे में। यहाँ पे कार्ल मार्क्स को मतलब समझो जरूरी। कार्ल मार्क्स था, ये कार्य नहीं है, ये सब गलती से हो जाती है यार, वहाँ पे मतलब बहुत स्पीड से लिखते हैं ना। तो कार्ल मार्क्स था, जो कार्ल मार्क्स के ने विचार पेश किए उस टाइम में समाज की स्थिति को देखकर। उसने क्या किया कि समाज, ये औद्योगिक यूरोपीय समाज औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज होने की वजह से इसको पूंजीवादी समाज कहा जा सकता नहीं है, ये पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक होने की वजह से पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज में किसका प्रभुत्व है, पूंजीवादियों के स्वामित्व का प्रभुत्व रहेगा। ठीक है, पूंजीवादियों के स्वामित्व का प्रभुत्व रहेगा, तो पूंजीवादियों के, तो अब जो पूंजीपति थे ना, तो पूंजीपति मजदूरों की मेहनत से पूंजी प्राप्त करते थे। ठीक है, मजदूरों को लगाते थे, वह मजदूर लोग मेहनत करते थे और उन्हीं की मेहनत के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, पूंजी ग्रहण कर रहे थे। और धीरे धीरे वो अपनी निजी संपत्ति एकत्रित कर रहे थे। जब वो, तो निजी संपत्ति की मात्रा में उनकी वृद्धि हो रही थी, किसके माध्यम से, मजदूरों की मेहनत के माध्यम से। ठीक है, तो मजदूरों के खिलाफ अब वो क्या कह रहा है कि जब तक मजदूर लोग इन लोगों के पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब तक वो क्या करेंगे, एक अच्छे समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, मजदूरों की स्थिति नहीं उभर पाएगी। इस तरीके की बात उसने की। तो शोषण जो लोग पूंजीवादी लोग जो मजदूरों को शोषण कर रहे थे, उस शोषण के खिलाफ क्या कहा कार्ल मार्क्स ने, क्या कि उन्हें अपने प्रति हो रहे शोषण से छुटकारा पाना है और पूंजीपतियों के खिलाफ जाकर उन्होंने क्या करनी है, समाजवाद का विकास करना है, समाजवाद की ओर जाना है। कार्ल मार्क्स वहाँ पे ये कहता है। ठीक है, तो इस तरह की कार्ल मार्क्स की सोच थी। तो समाजवादी का विकास, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि समाजवाद का विकास होगा, और उसी समाजवाद को क्या नाम दिया था कार्ल मार्क्स ने, साम्यवादी समाज कहा था। ठीक है, तो और कार्ल मार्क्स को इतना भी था कि इतनी भी उसकी राय पक्की थी कि यदि जो ये लोग थे, जो गरीब मजदूर थे, ये लोग अगर ये पूंजीपतियों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे या उनके खिलाफ जाएंगे, तो ये 100% जीतेंगे और एक नए समाज की उत्पत्ति करेंगे। और उसी समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया था किसने, कार्ल मार्क्स ने। और धीरे धीरे इसी तरीके से समाजवादी विकास होगा। ठीक है, समाजवादी का विकास होता है। आगे चलते आगे क्या होता है कि समाजवाद के लिए समर्थन भी किया जा रहा था। वहाँ पे क्या किया जा रहा था, समाजवाद के लिए समर्थन भी अब होने लगा वहाँ पे। तो 1870 के दशक में यूरोप में समाजवाद के विचारों में विस्तार होने लगा। समाजवाद के विचारों को लेकर उसमें बहुत तेज़ी से विस्तार होने लगा। लोग समाजवाद के लिए तरह तरह की मतलब स्थान पर क्या कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे समाजवाद के लिए। ठीक है, तो 1870 में क्या होता है, यूरोप में समाजवाद के विचारों का विस्तार होता है और द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना लेते हैं। समाजवादी लोग क्या कर लेते हैं, द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से वो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना लेते हैं, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर, अब यहाँ पे इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर उभरते हैं कुछ समय बाद।
इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर क्या करते हैं, उन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू किए। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए और इन संगठनों में अपने कोष भी स्थापित किए, ताकि यदि किसी भी मजदूर को यदि सहायता की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी सहायता कर सके। तो उनकी सहायता के लिए क्या किए, उन्होंने अपने कोष भी बनाने स्थापित कर दिए थे, संगठन बनाने स्थापित कर दिए थे। और ये सब करने के बाद जर्मनी और इंग्लैंड के मजदूर क्या मांग करने लगे कि काम के घंटों में कमी की जाए। मजदूर क्या काम कर रहे हैं, काम के घंटों में कमी की जाए और मताधिकार का अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो लोग वहाँ पे मांग करने लगे थे कि भाई काम के घंटे हैं उनमें कमी करनी चाहिए और मताधिकार का अधिकार हम लोगों को दिया जाना चाहिए। इस तरह के इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने मांग की। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से गहरा रिश्ता था। इन मजदूरों का जो मजदूर लोग थे, इनका जो संबंध था, जर्मनी में एक सोशल डेमोक्रेटिक नाम से पार्टी थी, उस पार्टी से इनका गहरा संबंध था। और गहरा संबंध होने की वजह से क्या था, संसदीय चुनाव में ये पार्टी का क्या करते थे, पार्टी की मदद भी करते थे। ठीक है, पार्टी की मदद भी करते थे संसदीय चुनावों में पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में ब्रिटेन के समाजवादी लेबर पार्टी का गठन किया। समाजवादियों ने क्या किया, ब्रिटेन के समाजवादियों ने लेबर पार्टी का भी गठन किया। ठीक है, 1905 में लेबर पार्टी का गठन किया ब्रिटेन के समाजवादियों ने। और इससे पहले वो क्या करते थे, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका गहरा संबंध था और ये राजनीति में अब आने लगे। ठीक है, मजदूर लोग ये क्या किस में आने लगे, मजदूर लोग अब राजनीति में आने लगे धीरे धीरे। तो क्या कि ब्रिटेन में अब उन लेबर पार्टी के नाम से एक पार्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली गई। और फ्रांस में भी क्या हुआ, फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी लोगों ने बना ली। बट क्या होता है कि जो पार्टी तो इन लोगों ने बना ली भाई, ब्रिटेन में भी बन गई, फ्रांस में भी बन गई, लेकिन इनको क्या नहीं, जो समाजवादी जो पार्टियाँ थी जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी हो गई, लेबर पार्टी हो गई, तो इन पार्टियों को क्या नहीं हुई, जीत हासिल नहीं हुई, ये इसमें नाकामयाब रहे। 1917 में यूरोप में समाजवादी यूरोप में सरकार बनने में नाकामयाब रही। ठीक है, तो मतलब इनको कामयाबी नहीं मिली। बट क्या हुआ, मतलब सरकार तो इनकी नहीं बनी, समाजवादी लोगों की सरकार तो नहीं बनी। सरकार पे तो दबदबा वही उदारवादी और रेडिकलवादियों का ही रहा था हैं। तो अब क्या था, यहाँ पे पूंजीवादियों का रहा था। बट समाजवादी की सरकार नहीं बनी थी वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, पार्टी बनाने की वजह से क्या हुआ, ये इस राजनीति में, संसदीय राजनीति में चले गए थे और प्रतिनिधित्व के रूप में जीत जाते थे, जीतते रहे और कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे। ठीक है, जैसे कि भाई ये सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन ये एक जैसे कि हमारे यहाँ पे भाई कांग्रेस सरकार तो नहीं बना पाती है, बट उसके जो कुछ मेंबर क्या हैं, पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे संसदीय राजनीति में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, कानून बनाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि कुछ लोग जीत जाते थे और वो संसदीय राजनीति में चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगली वीडियो में रूसी क्रांति पर। तो इसमें हमने बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझा है और एक बार आप अपनी बुक की रीडिंग कर लेना, तब आपको बिल्कुल भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने प्रत्येक फैक्ट को यहाँ पे कवर किया है। तो अब इसके बाद आप एक बार किताब में रीडिंग और कर लेना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको मतलब कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।